नमस्कार। एमए उत्तरार्ध के 5वें प्रश्न पत्र निबंध में हम प्रतीकवाद निबंध पर चर्चा कर रहे थे। उसके आगे बिंदुओं पर हम अब आज चर्चा करेंगे। अंग्रेजी प्रभाव। वाद के रूप में फ्रेंच प्रतीकवाद का उद्भव वोदलेयर से माना जाता है, लेकिन शैली के रूप में हमें उसकी प्रथम दर्शन वीए की एक्सेल नामक कृति में होते हैं। वोदलेयर ने एडगर एलेन पो को खोज लिया था। यह प्रतीकवादी धारा के प्रारंभिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। 1847 में ही वह पो का अध्ययन कर चुका था और 1852 में उसने पो की कहानियों का अनुवाद भी किया था। वर्ले इंग्लैंड में रह रहा था और अंग्रेजी अच्छी तरह जानता था। मलार में फ्रेंच स्कूलों में अंग्रेजी का अध्यापक था। इस प्रकार प्रतीकवाद के प्रवर्तकों ने किसी रूप में अंग्रेजी प्रभाव भी ग्रहण किए। सन 1862 से 64 में मलार में समय केवल पो की भाषा को समझने के लिए लंदन गया था। प्रतीकवाद पर पो के सौंदर्यवाद का स्पष्ट प्रभाव है। यद्यपि श्वेत बेवेज के समान असाधारण व्यक्तित्व वाला कोई सत समालोचक प्रतीकवाद को नहीं मिला, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि प्रतीकवादियों ने अपनी सिद्धांतों की अवतारणाओं और उनके प्रचार में कोई कभी उठा रखी हो। प्रतीकवादी साहित्य का सर्वाधिक सृजन 1885 तथा 1892 के आसपास लगभग 7 वर्षों के छोटे से काल में हुआ। इस काल में लगभग 100 पत्र पत्रिकाएं पेरिस में प्रकाशित होती थी। एडोर्ड डुजार्डे, वाइजवा, गुरमी आदि आलोचकों के अतिरिक्त वोदलेयर तथा मलारमे जैसे कवि काव्य मूल्यों के संबंध में अपनी धारणाओं की नियोजना करते थे, लेकिन प्रतीकवादी धारा की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि उसके कवियों ने जो लिखा वह उससे अलग था जो वह लिखना चाहते थे या जिसके लिए सिद्धांतों का वे प्रचार किया करते थे। इस धारा के कवियों के बीच यदि कोई जोड़ने वाली कड़ी है तो वह बस यही है कि अपनी कविताओं में प्रतीकों की योजना पर अधिक बल देते थे, लेकिन इस प्रतीक योजना की विविध शैलियाँ कवियों ने अपनाई और अपनी शैली के समर्थन में विभिन्न धारणाएं स्थापित की। प्रतीक व प्रतीकवाद की व्याख्या। प्रतीक शब्द का प्रयोग उस दृश्य जो गोचर है वस्तु के लिए होता है, जो किसी अदृश्य अगोचर जो सामने मौजूद नहीं हो विषय का प्रतिविधान उसके साथ अपने साहचर्य के कारण करती है, अथवा यह भी कहा जा सकता है कि किसी अन्य स्तर की समानुरूप वस्तु तथा किसी अन्य स्तर के विषय का प्रतिनिधित्व करने वाली वस्तु प्रतीक है।
प्रतीकवाद के क्षेत्र में केशिशियर ने अनेक विशद अनुसंधान किए थे। उसने देखा कि प्रतीकवादी आंदोलन के हमेशा पक्ष में रहे हैं। कभी वे मानव विज्ञान और मानव अध्ययन के संबंध रहा, कभी गणितीय तर्कशास्त्र और तार्किक वस्तुनिष्ठवाद से, और कभी मनोविज्ञान, धर्म और नीति शास्त्र से। और प्रतीकवाद की व्याख्या क्या है? जैसा स्पष्ट है कि प्रतीकवाद शब्द प्रतीक शब्द से जन्मा है। डिक्शनरी ऑफ फिलॉसफी के अनुसार प्रतीकवाद प्रकृति में श्रद्धा की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न एक कलात्मक आंदोलन है, जिसका विकास 19वीं सदी के आखिर में हुआ और जिसने आध्यात्मिक मूल्यों को अमूर्त प्रतीकों द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया। ये न्यू इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार प्रतीकवाद का अर्थ है प्राकृतिक वस्तुओं को दिया हुआ प्रतीकात्मक अर्थ, और प्रतीकवादी वह व्यक्ति है जिसका उद्देश्य यथार्थ वस्तुओं के पक्षों में या रूपों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा विचारों को प्रतीकात्मक रूप देना होता हो। काव्यगत सिद्धांत और समीक्षा की मान्यताएं। कुछ प्रतीकवादियों के अनुसार ऐसे सभी भाव जो हमारे हृदय में उठते हैं, प्रत्येक अनुभव जो कि शब्द, स्पर्श, रस रूप, गंध से हमें मिलते हैं, और प्रत्येक क्षण जो कि हमारी मनस चेतना को एक विशिष्ट तरंग में झंकृत कर जाते हैं, एक दूसरे से सटे रहकर भी इतने विलग, इतने अछूते, इतने गतिशील और इतने ग्राह्य होते हैं कि न तो हमारी अभिव्यक्ति उन्हें यथार्थवत पकड़ पाती है और न स्मरण शक्ति ही उसके वास्तविक स्वरूप को सहेज कर जुटा पाती है। प्रत्येक कलाकार अपने इन अनुभवों को अपनी दृष्टिकोण की विशिष्टता से देखता है और अपनी रुझान के अनुरूप अभिव्यक्ति, रंग, प्रकाश की नियोजना करता है। प्रतीकवाद की देन। प्रतीकवाद का व्यापक प्रभाव पड़ा। प्रोफेसर C.M. बाओरा के शब्दों में, उनके अभ्युदय का क्रांति के रूप में स्वागत किया गया, और वे कभी जो उनके उद्देश्य या उसकी शिल्प विधि को समझते तक न थे, कुछ समय के लिए उनके झंडे के नीचे रहकर लड़े। यह काव्य रूढ़ अलंकार शास्त्र या क्षुद्र नैतिकता में स्खलित नहीं हो जाता था। भीड़ के लिए उसमें कोई आकर्षण न था। सौंदर्य के अतिरिक्त अन्य किसी भी साध्य की पूर्ति का उसमें प्रयास न था। कुल मिलाकर प्रतीकवाद की देन इस प्रकार रही। शैली तथा व्यंजना संबंधी नवीन प्रयोग करके कविता को रूढ़िग्रस्त प्रकारों से उन्मुक्त किया। परंपराबद्ध छंद अलेक्जेंड्रा, जो कि क्लासिकल दुखांत काव्य में विशेष रूप से अपनाया गया था,
अपनी निश्चित मात्राओं के कारण नवीन उद्भावनाओं को अभिव्यक्ति देने में अशक्त था। सबसे पहले प्रतीकवादियों ने ही उसकी निश्चित मात्रा की रूढ़ि को समाप्त कर दिया। इसकी सीमाएं किंतु उसकी सीमाओं की ओर से भी आंखें नहीं मूंदी जा सकती। इस संबंध में प्रोफेसर C.M. बाउरा का कथन है कि प्रतीकवाद मूलतः एक रहस्यात्मक कविता थी, जिसकी शिल्प विधि उसकी तत्व मीमांसा पर निर्भर थी और जिसकी आरंभिक लोकप्रियता का कारण यह था कि उसने कवि के अंतरंग की और उसकी कला में संगीत के तत्व को महत्ता दी। किंतु इस स्वर्णिम आश्वासन के पीछे दोष भी झलक रहे थे। वे घातक क्या मौलिक तो निश्चय ही नहीं थे, किंतु फिर भी कपट में थे। साधारण भावनाओं से अपने आप को विच्छिन्न कर लेने से सहज कृत्य के द्वारा और वैयक्तिक अंतःचित्रों पर ध्यान केंद्रित करने के कारण प्रतीकवाद ने अपने आप को जीवन के एक विस्तृत भाग से अलग कर लिया था। हिंदी में प्रभाव। हिंदी समीक्षकों का यह दुर्भाग्य है कि प्रतीक योजना पर बल देने वाले हर कवि को वे प्रतीकवादी मानने लगते हैं। उदाहरणतः शिवदान सिंह चौहान ने आलोचना में लिखा है, अज्ञे की कविता प्रतीकवादी है और प्रतीकवाद प्रयोगवाद के छद्मवेश में आ रहा है। प्रतीकवादी कवियों और अज्ञे में यदि कोई संबंध है तो वह यह है कि दोनों के लिए नए प्रतीकों की योजना पर बल दिया गया है और नए उपमान ढूंढने की बात कही है। मौन प्रतीक प्रधान रचनाओं के अलावा अज्ञे की जो काव्य रचनाएं हमारे समक्ष आती है वे प्रतीकवादी नहीं कही जा सकती। कारण विषय वस्तु के दृष्टिकोण में अज्ञे T.S. इलियट के अधिक नज़दीक है, वोडलेयर या मलारमे के नहीं। प्रेषणीयता को काव्य का अनिवार्य गुण माना जाना चाहिए। प्रतीक विधान के आगे प्रेषणीयता प्रश्न चिन्ह की सी जुड़ी रहती है, क्योंकि भाव संकेतों और प्रतीक विधानों के नए नएपन को परखने से पहले हमें यह देखना पड़ता है कि इनकी नियोजना स्वाभाविक रूप में हुई है या नहीं, कहीं बोझ रूप में तो नहीं हुई। दूसरे शब्दों में हम इन नए प्रतीक प्रयोगों के प्रेषणीयता को अपनाया है या ठुकराया है। फ्रेंच प्रतीकवाद और प्रतीकवादोत्तर यूरोपीय साहित्य में हमें प्रेषणीयता की कभी स्पष्ट लक्षित होती है, लेकिन हिंदी कविता की इस अमांगलिक संक्रमण से रक्षा होनी चाहिए। लेकिन इस दलील की ओट में न तो हमें नए मोड़ों का बहिष्कार ही करना चाहिए और न सरल रूप में अभिव्यक्ति का बहाना बनाकर कविता में राजनीति
के विषय को दोबारा दोहराना चाहिए।